हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूँ सुप्रिया सिंह और हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चंस पीवाईक्यू 2004 की। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नाउ। हमने अभी तक 2003 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। 2004 का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान attended the fourth great Buddhist council held by कनिष्का। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता होगा कि फाहियान जो किसके कोर्ट में थे, वो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे। चंद्रगुप्त टू को क्या कहते हैं और विक्रमादित्य कहते हैं। और चंद्रगुप्त टू का टाइम पीरियड क्या था, ये 6th सेंचुरी एडी था, राइट। 5th to 6th सेंचुरी एडी जो था, ये गुप्तास का टाइम पीरियड बेसिकली माना जाता है। तो ये इस टाइम पे थे। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के अंडर में हुआ था, जो कि एक कुषाण किंग थे, ठीक है। अब कनिष्क के अंडर में जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था। और इसका टाइम पीरियड था 72 एडी। यानी कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ये फाहियान के टाइम पे नहीं हुआ था। यहाँ पे कौन थे बुद्धिस्ट के मॉन्क, इनका नाम था अश्वघोष, जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड भी किया था। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड, चाइनीज पिलग्रिम वेन सांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म। बिल्कुल गलत बात है। हर्ष से मिले थे वो, हर्षवर्धन से, और इन्होंने देखा कि वो काफी सपोर्टिव थे बुद्धिज्म के टुवर्ड्स। और हर्षवर्धन के टाइम पे तो 2 असेंबली भी हुई थी बुद्धिस्ट से रिलेटेड। कौन सी डिस्कशन वाली असेंबली, एक हुई थी कन्नौज और एक हुई थी प्रयाग। और इन्होंने, वेनसांग ने बहुत अच्छे से किताब में वर्णन किया है हर्षवर्धन के एम्पायर का, उनके किंगडम का, उनके डायनेस्टी के टाइम का। एंड ऑल्सो इन्होंने बताया है कि रॉबरी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थी उस टाइम पे। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा नीदर 1 nor 2। आप इसके डिटेल्स जो हैं वो रीड कर लेना खुद से। अब हम चलते, एक चीज ध्यान रखना, जो वेनसांग है उनको ऐसे भी प्रोनाउंस किया जाता है, जुआनजांग। तो प्लीज स्टार मार्क कर लो। हो सकता है कभी यूपीएससी ये वर्ड दे दे और आप कंफ्यूज हो जाओ। नहीं, ये वेनसांग ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन सा, अब आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में हमारे कल्चर के बारे में ही तो पता चलता है। तो ऑब्वियसली इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, 1861। हमने पीवाईक्यू में भी डिस्कस किया है, बाई एलेक्जेंडर कनिंगम। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ए। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन द अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो आपको पता है कि ऋग्वेदा कंपोज कब हुआ था। ऋग्वेदा 1500 बीसी टू 1000 बीसी के अंडर में कंपोज हुआ था। यानी कि ऋग्वेदा जो है वो अर्ली वैदिक एज में कंपोज हुआ था। और ये किस चीज के बारे में बोलता है, ये हिम्स के बारे में, मंत्रास के बारे में। हिम्स मतलब मंत्रास। और इसमें टोटल कितने मंत्र हैं, 1028, 27-28 ऐसे इतने टोटल मंत्र हैं, ठीक है। और ऋग्वेदा जो है वो चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में तो नहीं बताते। इसी मंत्र को म्यूजिकल फॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, तो वो है सामवेदा। ये कब हुआ था, लेटर वैदिक एज में ये कंपाइल हुआ था। यजुर भी लेटर वैदिक एज में कंपाइल हुआ है और अथर्व भी लेटर वैदिक एज में कंपाइल हुआ है, ठीक है। अब यजुर्वेद जो है वो किस चीज के बारे में, रिचुअल्स के बारे में बात करता है, रिचुअल्स, फिलोसफीज एंड रिचुअल्स। एंड अथर्ववेद जो है वो बात करता है किसके बारे में, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद, ठीक है। वेरी वेरी इजी आंसर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कौन सा सीक्वेंस, अब आपको पता है शंकराचार्य कब बॉर्न हुए थे, ये 8th सेंचुरी एडी में इनका जन्म हुआ है। कहाँ, शंकराचार्य का केरला में, ठीक है। और इनकी फिलॉसफी कौन सी थी, अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है क्या, नॉन डुअलिज्म, ठीक है। उसके बाद रामानुजाचार्य आते हैं और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। ये तो बहुत लेट 1400s के आसपास आते हैं। एंड ही वाज द भक्ति सेंट ऑफ विच रीजन, चैतन्य महाप्रभु ने ही तो किसकी, कृष्णा कल्ट की स्थापना की थी। और उसी के थ्रू हम आज के डेट में इस्कॉन भी देखते हैं। तो ये बंगाल में स्थापित हुआ था।
तो सबसे लेट आने वाले चैतन्य महाप्रभु है, ये दोनों में ये आ रहे हैं। और आपको पता है सबसे पहले आने वाले कौन है? शंकराचार्य। तो आप देख लो, खुद ही एलिमिनेट कर दोगे। बीच में है रामानुजाचार्य। ये क्या बिलीव करते थे? ही बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। और इन्हीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड कौन थे? कबीर, सेन, है ना, रैदास। ये इन्हीं से इंस्पायर थे रामानुजाचार्य से। सो आंसर वुड बी व्हाट? ए। ठीक है। आदिशंकर भी कहते हैं शंकराचार्य को, बॉर्न इन 788 AD, रामानुजाचार्य 1017, चैतन्य महाप्रभु 1686, 1486। Going on to the next question, with reference to ancient Jainism, which one of the following statement is correct? Ancient Jainism को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट पूछ रहा है। Jainism was spread in South India under the leadership of no। साउथ इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था, स्प्रेड हुआ था किसके अंदर? भद्रबाहु। और स्थूल बाहु कहाँ थे? नॉर्थ में थे। भद्रबाहु कौन थे? दिगंबर थे, मतलब नेकेड सेंट। और स्थूल बाहु क्या थे? श्वेतंबर, मतलब वेयरिंग वन वाइट क्लोथ। तो ए हो गया गलत। जैना हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वेर कॉल्ड एज श्वेतंबर। नो, अभी मैंने बताया नेकेड सेंट और दिगंबर। जैनिज्म एंजॉय द पेट्रनेज ऑफ कालिंगा किंग खारवेल इन द फर्स्ट सेंचुरी BC। बिल्कुल सही बात है। खारवेल जो है कलिंगा किंग, ये फर्स्ट सेंचुरी BC में एग्जिस्ट करते थे। कहाँ पे? उड़ीसा वाले एरिया में कलिंगा किंग थे वो। और खारवेल कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? कहते हैं कि वो छेदी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और खारवेल की एक बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि बताया भी गया है कि ही पेट्रनाइज्ड व्हाट? जैनिज्म। खारवेल हिमसेल्फ वाज जैन, बिलीवर ऑफ जैनिज्म। और इनकी कौन सी वो इंस्क्रिप्शन है? हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है। बेसिकली आंसर इज सी। एक और देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। इन द इनिशियल स्टेट ऑफ जैनिज्म, जैनास वर्शिप्ड इमेज अनलाइक बुद्धा। नो, इट डिड नॉट वर्शिप इमेज अनलाइक बुद्धा। ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी इजी क्वेश्चन दिस ऑल्सो। अब चलते हैं हम इस पे। नरसिम्हा सलुवा एंडेड द संगमा डायनेस्टी एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड सुलवा डायनेस्टी। अब आप इसको बिल्कुल ही देख सकते हो कि ये 2003 PYQ का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर किसी ने प्री PYQ किया होगा तो उसको ऐसे ही 2 नंबर का फायदा हो गया। सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है, सेम स्टेटमेंट रिपीट किया है बहुत हद तक। नरसिम्हा सलुवा एंडेड द संगमा डायनेस्टी एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ स्टार्टेड। तो आपको मैंने ऑलरेडी वहां पे बताया था कि विजयनगर किंगडम, जिसका कि टाइम पीरियड 1336, स्टैब्लिश्ड बाय हरिहरा एंड बुक्का एंड लास्टेड टिल 1565 टिल द बैटल ऑफ तलिकोट। इसमें 4 डायनेस्टी थी। पहली थी संगमा, सेकेंड थी सुलवा, थर्ड थी तुलवा और फोर्थ थी आराविडू। ये 4 डायनेस्टी यहाँ पे बेसिकली थी। इन 4 डायनेस्टी में संगमा डायनेस्टी के जो मेन फेमस किंग है हु इज व्हाट? देवराय टू। देवराय टू को नरसिम्हा सुलवा ने डिफीट किया था और फाइनली उन्होंने सीज किया था थ्रोन। ठीक है। एंड स्टार्टेड द सुलवा डायनेस्टी। तो इन्होंने सुलवा डायनेस्टी स्टार्ट किया। सही पॉइंट है सेकंड। वीर नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सुलवा रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। ये बात भी सही है। वीर नरसिम्हा ने लास्ट सुलवा रूलर को क्या किया था? डिपोज किया था। वीर नरसिम्हा कौन से डायनेस्टी के थे? तुलवा डायनेस्टी के थे। और वीर नरसिम्हा के ही भाई का नाम था क्या? जो कि कहते हैं कि विजयनगर एम्पायर रीच्ड इट्स जेनेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जिनका टाइम पीरियड क्या था? 1509 to 1529, ये टाइम। आर्ट ऑफ लिटरेचर रीच्ड इट्स जेनेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, आया है ना PYQ में, कृष्णदेवराय। तो ये दोनों कहाँ के थे? तुलवा डायनेस्टी के थे। ये बात भी सही है। कृष्णदेवराय वाज सक्सेडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युतराय। ये बात भी बिल्कुल ही सही है। सो बेसिकली 1 को आप ऐसे भी एलिमिनेट कर दो, मतलब एलिमिनेट नहीं, मतलब 1 को आप इंक्लूड कर दो तो 1 2 3 4 भी तो सही ही है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोधी। नो, आपको मैंने अभी 2003 के PYQ डिस्कशन में बताया था कि इब्राहिम लोधी की फाइट होती है किससे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसके साथ? बाबर के साथ। ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और ये कौन सा ईयर है? 1526। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बेसिकली कब होता है? 1761 बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड मराठास, जिसमें कि मराठास वे फियर्सली एंड बैडली डिफीटेड। So basically the option 1 is incorrect. Going on to the option 2, Tipu Sultan was killed in third Anglo-Mysore war. टीपू सुल्तान की डेथ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में नहीं होती है, क्योंकि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? 1792 में होता है।
और इस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं, जो कि कौन होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ही कहते हैं कि हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ टीपू वाज अनेक्स्ड। उसके बाद टीपू की मौत वहां नहीं होती है, टीपू की मौत होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, जो कि कहाँ होता है 1799 में। और यहाँ पे बैटल ऑफ सेरीरंगपत्तनम होता है और फाइनली बैटल ऑफ सेरीरंगपत्तनम में टीपू जो होते हैं ही वाज किल्ड एंड इट वाज ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस टाइम पे, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड क्या था, 1799 टू 1805। और इस टाइम पे टीपू ने कहा था कि गीदड़ की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन मरा जाए। तो बेसिकली इनकी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में डेथ हुई थी। ये भी ऑप्शन गलत है। मीर जाफर एंटर्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी विद इंग्लिश फॉर डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी। बिल्कुल सही बात है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 23 जून 1757। और इस टाइम पे सिराजुद्दौला की अगेंस्ट मीर जाफर, मानिक चंद, इन सब ने कॉन्स्पिरेसी की थी इंग्लिश के साथ मिलके। सो थर्ड पॉइंट इज सही। 1-2 गलत है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, है ना। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर केम टू एन एंड। कैसे आखिर इट कम्स टू एन एंड। निजाम शाही अहमदनगर, यानी कि ये किस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, डेक्कन सल्तनत की बात कर रहे हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बिदार, ऑल दीज 5 किंगडम्स वेर अंडर द डेक्कन सल्तनत। कैसे हुआ था, तो आपको पता है कि डेक्कन एक्सपीडिशन स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था भाई, अकबर के टाइम पे। उसको कंटिन्यू किसने किया, शाहजहां के टाइम पे। शाहजहां ने तो बल्क कैंपेन भी करा था। फाइनली उसको और ज्यादा कंटिन्यू किसने किया, औरंगजेब के टाइम पे। और कहते हैं इसको डेक्कन अल्सर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने काफी ट्रेजरी जो थी मुगल एम्पायर की एग्जॉस्ट की थी, डेक्कन कैंपेन। तो बेसिकली अहमदनगर वाज अनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वाज कंसाइन्ड टू लाइफ imprisonment. Absolutely correct. And it was done during the period of Shahjahan. So 8 is the correct answer. A is the correct answer. Now correct answer क्या है, A है। 1633 में then Mughal viceroy of Deccan annexed the Ahmednagar Sultanate into Mughal Empire. Sorry, I said Shahjahan here by mistake. It's Aurangzeb. 1633 में, ठीक है। हुसैन शाह, the last ruler of Nizam Shahi dynasty, was captured and later consigned to life imprisonment. अब चलो, who was the last ruler of तुगलक dynasty of the दिल्ली सल्तनत। तो आपको दिल्ली सल्तनत में पता होगा कौन कौन सी डायनेस्टी थी। पहले थी स्लेव डायनेस्टी, राइट। उसके बाद आई खिलजी, उसके बाद आई तुगलक, उसके बाद आई सैयद, और उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है मुगल डायनेस्टी इंडिया में। तो बेसिकली मुगल एम्पायर के पहले की ये 5 डायनेस्टी, और लास्ट तुगलक की जो कि हम ये भी कहते हैं कि तुगलक जो था वो ऑल दिल्ली सुल्तान में सबसे ज्यादा इनकी डायनेस्टी लॉन्गेस्ट रूल करी है ना। तो बेसिकली आप बोलो कि लास्ट रूलर कौन थे, फिरोज शाह तुगलक नहीं, गियासुद्दीन तुगलक 2 नहीं, नासिरुद्दीन मोहम्मद और नसरत शाह। तो नसरुद्दीन मोहम्मद इज द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे 1 स्टार मार्क कर लो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट माइट रिपीट इन योर एग्जाम एज वेल। अब देखो, नसरुद्दीन मोहम्मद वाज इंडीड द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। इन्होंने अपने पिताजी को सक्सीड किया था, जिसका नाम गियासुद्दीन तुगलक 2 था। Ruled from 1394 to 1413 and his reign marked by the decline of Tughlaq dynasty, जिसमें कि बहुत सारी चैलेंजेस और रिवोल्ट भी फेस की गई थी। इनके डेथ के बाद तुगलक डायनेस्टी ओवरथ्रोन बाय खिज्र खान। खिज्र खान किसने क्या एस्टेब्लिश किया था, इन्होंने सैयद एस्टेब्लिश किया था डायनेस्टी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड देख लेना, गियासुद्दीन 2 का भी टाइम पीरियड देख लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो, इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है और बताया गया है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो 1767 to 1769 was the time of first Anglo-Mysore War, not Anglo-Maratha War. Anglo-Maratha तो होता है 1775 के टाइम पे, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का ये टाइम पीरियड था, यानी 1 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। किसके अंदर हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि किसके अंदर हुआ था। क्या वो हैदर अली के अंदर हुआ था या टीपू सुल्तान के अंदर। सेकंड 1790 to 92 थर्ड मैसूर वॉर, ओके फाइन। ये हमने ऑलरेडी देखा है कि टीपू सुल्तान के साथ और बिटवीन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि ईआईसी के गवर्नर जनरल थे, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें कि हाफ ऑफ द
empire or kingdom was annexed by the British. ठीक है, from Tipu. So second is the correct option. Third, 1824 to 26 first Anglo-Burmese war. फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर बिल्कुल सही बात है, ये इसी टाइम पे हुआ था, तो ये ऑप्शन भी सही है. फोर्थ इज 1845 टू 46 सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये कौन सा टाइम था एंग्लो सिख वॉर का, 1848 टू 49 का टाइम पीरियड था, तो ये भी गलत है. यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2 and 3. एलिमिनेट भी करके देखो, अगर आपको 1 का भी पता है तो आप 1 से एक ऑप्शन हटा सकते हो, और 4 पता है तो आप दोनों हटा सकते हो, यानी 2 and 3 आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया. अब देखो 67 टू 69 क्या था, एंग्लो मैसूर वॉर था. ठीक है, मराठा तो 75 टू 82 हुआ था. ठीक है, अब देखो 90 टू 92 थर्ड मैसूर वॉर, बिल्कुल सही बात है. फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो था, वो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ था, 84 टू 86, और 45 टू 46 सेकेंड सिख वॉर नहीं था. सेकेंड सिख वॉर कब हुआ है, 48 टू फाइनली 49. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिख गुरु. सिख गुरु के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है. बंदा बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज द मिलिट्री लीडर ऑफ सिख गुरु बाई गुरु तेग बहादुर. एकदम गलत है ये ऑप्शन, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जो हैं उनके द्वारा नहीं, बल्कि बाय बंदा बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री लीडर बाय द 10th सिख गुरु. और वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जिनका की जन्म स्थान कहाँ है, पटना है. 10th सिख गुरु, और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की भी स्थापना की थी. खालसा पंथ की भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी. इनका जन्म हुआ था 1666 में, कहाँ पे, पटना में. और उसी वजह से हम पटना में पटना साहिब गुरुद्वारा भी देखते हैं, नॉट बाई गुरु तेग बहादुर. क्योंकि गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या वो 7वें नंबर के गुरु थे, 8वें थे, 9वें थे, या 6वें गुरु थे, बताना मुझे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गुरु अर्जन देव बिकेम द सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास. गुरु अर्जन देव गुरु बने थे गुरु रामदास के बाद. 1 को तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, आपको एलिमिनेशन से भी निकल जाएगा. यस, गुरु अर्जन देव बिकेम द सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास. सो बेसिकली ये बात बिल्कुल ही सही है कि गुरु अर्जन देव बने थे गुरु रामदास के बाद सिख गुरु. गुरु अर्जन देव गिव टू सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी, बिल्कुल सही बात है. जो गुरुमुखी जो हम जानते हैं, जो वाणी जानते हैं, वो आखिर इन्होंने ही दिया था. तो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. सो बेसिकली हमारा यहाँ पे बी एंड सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ गोइंग ऑन, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेना. बंदा बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री लीडर बाय द गुरु गोविंद सिंह. कौन से गुरु हैं ये, 10th सिख गुरु हैं. बंदा बहादुर ने ही सिख रेसिस्टेंस जो है इनिशिएट की थी. गुरु अर्जन देव वॉज द 5th सिख गुरु, और इन्होंने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट का जो कंपाइलेशन है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, गुरुमुखी कहते हैं, बाबा ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन इन्होंने लिखी थी. ठीक है, हिलो स्क्रिप्चर ऑन सिखिज्म. गुरु अर्जन देव इज क्रेडिटेड ऑफ गिविंग सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी which was used to write the Guru Granth Sahib, the holy scripture of Sikhism. गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है, it played a crucial role in preserving the teaching literature. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, राइट. हमने स्क्रिप्ट में देखा था ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट, और लैंग्वेज में क्या देखा था, पाली और प्राकृत के बारे में. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. नॉट पूछ रहा है, स्टार मार्क करो, इट इज नॉट आस्किंग करेक्टली मैच. पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या है, 1772 टू 1785. इसी के टाइम पे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया है, यानी ये तो पॉइंट सही है. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है भाई, 1848 टू 1856, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आया था, 1848 के बाद ही आया है. तो ये बात भी बिल्कुल ही सही है. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन का टाइम पीरियड क्या था भाई, 1899 टू 1905. और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया कब है, 1878 में. ये आया है लॉर्ड लिटन के टाइम पे, जिनका की टाइम पीरियड था 1876 टू 1880, यानी कि ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट. और यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन डी ऑप्शन भी देख लेते हैं. रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, यानी कि लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड क्या था, हमने पहले भी पीवाईक्यू में 2-3 बार डिस्कस किया. इवन जो भी ऑप्शन है ये पीवाईक्यू में हमने 10 साल में डिस्कस कर लिया है. 1880 टू 84 रिपन का टाइम पीरियड था. इसी के बीच में 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी आई थी, यानी ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा सी. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. झांसी, संबलपुर, सतारा.
बेसिकली ये जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ने इनको एनेक्सेशन जो स्टार्ट करी थी ये किसके टाइम पे करी थी, ये मेन लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुई थी और पहला जो स्टेट जो एनेक्स हुआ था इट वाज 1848, कौन सा, सतारा। 1848 में सतारा हुआ था एनेक्स। उसके बाद संबलपुर जो है 1850 में एनेक्स हुआ है और झांसी जो है वो 1855 में एनेक्स हुआ है। सो बेसिकली इस क्रोनोलॉजी में जाता है यानी कि 3-2-1, 3-2-1 हो गया सी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट कलकत्ता। नहीं, 1885 में फर्स्ट सेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कलकत्ता में नहीं हुई थी, वो हुई थी बॉम्बे में। और ऐसा होता था कि जहां पे कांग्रेस का सेशन हो रहा है, याद रखना, जहां पे कांग्रेस का सेशन हो रहा है प्रेसिडेंट वहां के नहीं होंगे। इसी वजह से फर्स्ट आई बॉम्बे में जब हुई थी तो दादा भाई नौरोजी नहीं बने थे बल्कि वोमेश चंद्र बैनर्जी जो कलकत्ता के थे वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, सेकेंड सेशन जो है आईएनसी की वो हुई थी कहां पे, वो हुई थी कैलकाटा में और उनके उनके प्रेसिडेंट बॉम्बे के बने थे, यानी कि कौन, दादा भाई नारोजी। यानी कि आपके 1 और 2 क्वेश्चन ने ऑप्शंस को फ्लिप कर दिया है, 1 के 2 में डाल दिया और 2 का 1 में, और ये यूपीएससी बहुत बार करती है, अभी भी करती आई है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू सी द नेक्स्ट ऑप्शन। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशंस एट लखनऊ in 1916 and concluded the Lucknow Pact. Exactly, Lucknow Pact 1916 में हुआ था और ये पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बात इस पैक्ट को किसने प्रेसिडेंटशिप, इसमें आईएनसी की कौन कौन थे प्रेसिडेंट, तो वो थे एसी मजुमदार। ठीक है, सेकंड, तिलक हैड कम बैक टू इंडिया। ठीक है, मांडले जेल बर्मा में वो थे 6-7 साल के लिए। आने के बाद तिलक ने क्या स्टैब्लिश की थी, अप्रैल में लीग स्टैब्लिश की थी, राइट, लीग स्टैब्लिश की थी। और एनी बेसेंट होम रूल लीग, राइट, एचआरएल होम रूल लीग स्टैब्लिश की थी। और एनी बेसेंट और तिलक के ही एफर्ट से फाइनली हम देखते हैं कि जो लखनऊ सेशन है कांग्रेस की 1916 की, उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि इस टाइम पे मुस्लिम लीग और आईएनसी भी जो है एक हो जाते हैं और यहाँ पे एक पैक्ट साइन होता है, कौन सा, लखनऊ पैक्ट। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में मुस्लिम को दिया गया था बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसको एक्सेप्टेंस आईएनसी दे देती है। एट द सेम टाइम आईएनसी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस भी तैयार हो जाती है। सो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 1-2 तो गलत है, तो इसका हो जाएगा ओनली सी, यानी डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। The second session of INC Congress was held under presidency of Dada Bhai Naroji. Yes. Second is also correct. I'm sorry. यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 and 3 would be the correct option. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। पहला चौरी चौरा आउटरीच कब होता है भाई, 1922 5 फरवरी को होता है, हमें पता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। मॉर्ले कौन थे, मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो कौन थे, लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1905 टू 1910। दांडी मार्च को कब थी, 1930। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपको पता है कि 1920 के टाइम पे, 1920 के टाइम पे आई थी। अब आप इसको अरेंज कर लो, अगर आप इसको अरेंज करोगे तो आपको 2 पहले आ जाएगा, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में ही कंफ्यूजन होना चाहिए। उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 4, 3 आ रहा है, दांडी मार्च गलत, यानी बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चौरी चौरा 1922, मॉर्ले मिंटो 1909, दांडी मार्च 1930 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919। ठीक है, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लॉर्ड कर्जन कब है भाई इनका टाइम पीरियड, 1899 टू 1905, हमें पता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनके टाइम पे की चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आई थी, इनका टाइम पीरियड क्या था, तो इनका टाइम पीरियड था हमारा 1916 टू 1921। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड क्या था, तो उनका था 1910 टू 1916। लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड क्या था, तो 1926 टू 1931। अब आप इसको अरेंज करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा क्या, ये ए 1 3 2 4, देख लो इसको अरेंज करके। ठीक है, गोइंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसको आप एक्सप्लेनेशंस, काइंडली रीड द एक्सप्लेनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल बी गेटिंग कंप्लीट पीडीएफ, तो आप इसको प्रिंट करा के एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना। द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द निटहुड कॉन्फर्ड टू हिम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एज टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अट्रॉसिटी इन पंजाब। क्या हुआ था, कब,
वही 1919 हमने बहुत बार देखा है पीवाईक्यूज में, तो हमने 2 से 4 बार ये डिस्कस किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी क्या करी थी, नेटहुड को ब्रिटिशर्स को लौटा दी थी एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग। पंजाब रॉन्ग कौन सा? जालियनवाला बाग मैसेकर, जो कि कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियनवाला बाग मैसेकर, राइट। रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में कुछ लोग आए थे, ऑर्गेनाइज हुए थे, बात कर रहे थे, बैसाखी का दिन था और जनरल डायर ने इन पे ओपन फायरिंग कर दी थी विदाउट स्पेयरिंग अ सिंगल पर्सन, और फाइनली बच्चे बूढ़े सब मर गए थे उसमें। जालियनवाला बाग, रविन्द्रनाथ टैगोर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको पढ़ लेना। ही रिटर्न द नेटहुड कन्फर्ड टू हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटी कमिटेड ड्यूरिंग द जालियनवाला बाग मैसेकर्स। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के डिस्कशन को डन कर चुके हैं। हमारा 2004 का डिस्कशन अब खत्म हो चुका है। नाउ वी वुड बी बिगिनिंग विथ 2005, 6, 7 एंड कंटिन्यूअसली टिल 2024। सो आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ आया होगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।